नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो इतिहास की एक और क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपने देखा हिस्ट्री में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन किया, उसके बाद वैदिक काल किया, महाजनपद काल किया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य किया, जो आपके बाद उत्तर मौर्य मौर्य साम्राज्य था उसके क्वेश्चन किए। आज हम लोग करेंगे गुप्त काल। गुप्त काल आज हम लोग करेंगे गुप्त काल। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सारे क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट में बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे थे। लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया। आपके 30 क्वेश्चंस हैं, उनमें आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया, लास्ट में कमेंट में आप बताएंगे। आपका क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं ताकि उसके बाद आपको आसानी रहे। गुप्त काल पढ़ना है तो गुप्त काल की टाइमलाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुप्त काल पढ़ना है तो उसकी टाइमलाइन देखिए। उसकी टाइमलाइन में सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, उसके बाद आता है घटोत्कच, उसके बाद नाम आता है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आप देखेंगे अगला जो राजा आ रहा है वो चंद्रगुप्त प्रथम आ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल में। इसके बाद अगला जो राजा आ रहा है वो आ रहा है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को क्या बोला गया है? विक्रमादित्य। यही आपके विक्रमादित्य हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद देखेंगे आप आपके आएंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आएंगे कौन से? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद आएंगे आपके राजा कौन से आएंगे? विष्णुगुप्त। तो ये है आपका गुप्त वंश का। अब आपको इनको अगर क्रम में लगाना एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाएंगे ना। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आपका कौन आया? तो सबसे पहले आपके आए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जी आए सबसे पहले आपके। इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ाता हूं। सबसे पहले आपके श्रीगुप्त आए। उसके बाद कौन आया? घटोत्कच आया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जा रहा है, फिर आपके कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और आपके अंतिम में विष्णुगुप्त। पर आपको इसमें प्रमुख कुछ ही हैं, कुछ ही हैं प्रमुख जिनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। कौन कौन से आपके प्रमुख हैं? तो एक तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम, इनको आपको अच्छे से पढ़ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम। और आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? समुद्रगुप्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और कौन इंपॉर्टेंट है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपके कुमारगुप्त प्रथम, इनको पढ़ेंगे। और मैं कुछ स्कंदगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट बता दूंगा और उसके बाद में अंतिम पढ़ ले, हम लोग अंतिम पढ़ लेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ने से पहले ये चीज समझ लीजिए, जो गुप्त शासक हैं ये कहाँ किस वंश से जुड़े थे पहले। तो ये गुप्त शासक जो थे ये कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के वहां समझ लीजिए सामंत का जो रोल रहता था वो करते थे। उनके वहां के सामंत थे कुषाणों के। और इनको वैश्य वर्ण, गुप्त काल को किससे किस वर्ण से संबंधित माना जाता है? तो वैश्य वर्ण से संबंधित थे आपके। कभी आपसे संस्थापक पूछेगा तो आपका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। संस्थापक आपके संस्थापक होंगे आपके श्रीगुप्त। इनको महाराजा की उपाधि मिली थी और इनको आदिराज की उपाधि भी मिली है।
इसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम में देखेंगे तो इनको बोला जा रहा है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अभी आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आया, इनमें बच्चों की अक्सर गलतियां होती हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया, तो संस्थापक पूछा जाएगा तो आप सिर्फ गुप्त लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, देखो जिनमें ऑप्शंस में वो ऑप्शन नहीं होगा वो तो चलो बिल्कुल आसान है, पर जिनमें दोनों ऑप्शन दिए उनमें आप क्या करेंगे? तो चंद्रगुप्त आपके गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे। प्रथम स्वतंत्र शासक मतलब ये किसी के इनकी जो राज्य था वो किसी की जमींदारी में नहीं था, किसी के अंडर में नहीं था। इनका विवाह किससे हुआ? तो लिच्छवी राजकुमारी, इनका विवाह हुआ है लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी, और उनका नाम क्या था? कुमार देवी, कुमार देवी से। कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ, शादी हुई है। इनको उपाधि कौन सी मिली है? उपाधि कौन सी मिली है? ये सब आप ऐसे ही पॉइंट नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ये सारे पॉइंट आप ऐसे ही नोट करेंगे। इनको उपाधि मिली है महाराज महाराज धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि मिली है इन्हें। इनके राज्याभिषेक पर ही चालू हुआ है आपका कौन सा? गुप्त संवत। गुप्त संवत किसके टाइम पे चालू हुआ है? इनके राज्याभिषेक। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ होगा? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया राज्याभिषेक। वैसे तो किसी का राज्याभिषेक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर अभी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि नया कैलेंडर जारी हो रहा है उस टाइम पे। तो इनका राज्याभिषेक कब हो रहा है? अब देखिएगा, इनका राज्याभिषेक हो रहा है आपका, अगर आपका ऑप्शन में 320 दिया या 319 दिया है, दोनों 319 ये एडी, तो ये आपका राज्याभिषेक हुआ है 319 से 320 एडी में। और इनके टाइम पे किसका प्रचलन था? तो चांदी के सिक्कों का। तो ये थे आपके कुछ चंद्रगुप्त प्रथम से जुड़े फैक्ट्स। बाकी इनके राज्य की व्यवस्था कैसी थी वो मैं सब बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना है। अब हम अगले देखेंगे समुद्रगुप्त। अगले जो हम शासक देखेंगे वो हमारे कौन से होंगे? समुद्रगुप्त होंगे। देखते हैं इन्हें। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त में हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त कब शासक बने हैं? 355 ईसा पूर्व ईस्वी में, 355 ईस्वी में ये बन रहे हैं शासक। इनको उपाधि किसकी मिल रही है? तो इनको उपाधि सबसे इंपॉर्टेंट मिली है वो परम भागवत। बहुत प्रतापी राजा था, बहुत प्रतापी राजा। इनको जो उपाधि मिल रही है वो कौन कौन सी मिल रही है? एक तो परम भागवत, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, परम भागवत की उपाधि मिली है। और किसकी उपाधि मिली है? तो पराक्रमांक, पराक्रमांक की भी उपाधि मिली है। और इसके अलावा कविराज की भी उपाधि मिली है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है कविराज की उपाधि किसे मिली है? तो समुद्रगुप्त को मिली है। कविराज हो गया, परम भागवत हो गया, और अश्वमेघकर्ता, अश्वमेघकर्ता। अच्छा, ये उपाधियां आप लोगों ने देखा है, तो अगर इन उपाधियों को समझना है कैसे उपाधियां मिल जाती थी, तो नाम के आगे टाइटल लग जाता था, जो उनको जिस चीज से जुड़ाव होता था, जिस चीज से उनकी जो भी हैबिट होती थी उसके बेसिस पर, जिसको हरा देते थे उसके नाम से भी उपाधि मिल जाती थी।
इन्होंने 20 शासकों को, इन्होंने अपनी लाइफ में कितने शासकों को हराया है? तो 20 शासकों को हराया है, 20 शासकों को पराजित किया है। ठीक है, आपके कितने शासकों को पराजित किया है? तो आपके 20 शासकों को पराजित किया है, 20 शासकों को आपके शासकों को पराजित किया है। ठीक है, इनके दरबारी कवि, दरबारी कवि, तो दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? हरिशेन, हरिशेन हो जाएंगे इनके दरबारी कवि। और हरिशेन ने ही रचना की है किसकी? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति। अब कभी इलाहाबाद प्रशस्ति हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा संस्कृत थी, और इस प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, संस्कृत भाषा का ये जो है आपका रचना है। और लिपि कैसी है? ब्राह्मी है, चंपू शैली में है। अच्छा, इसको संगीत प्रेमी क्यों कहा गया है? किस आधार पर इसको बोल दिया गया संगीत प्रेमी? तो दरअसल जो इसके दरबार में, जो इसके टाइम में जो सिक्के चले हैं उन पे क्या है? सिक्कों पर बीड़ा वादन की फोटो है। तो इसके संगीत प्रेम को दिखाता है, कहीं ना कहीं इसके म्यूजिक प्रेम को दिखाता है। अच्छा, इनसे जुड़ा एक अभिलेख भी है, इंक्रिप्शन भी है, वो समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। अब चूंकि मेरे पास एक लेक्चर में आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टाइम ही कम होता है, और दूसरी बात है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करता हूँ वही आपको बताऊँ, और मैं थोड़ा उससे ज़्यादा ही बताने की कोशिश करता हूँ। एरण जो था ये समुद्रगुप्त का भोगनगर था। तो ये बहुत प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त। इसके बाद आपके आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय में ही जो है आपके फायान और इन सब का जिक्र होगा। कुमारगुप्त प्रथम का जिक्र होगा, स्कंदगुप्त का जिक्र होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी कैसी प्रशासन व्यवस्था थी, वो भी सब देखेंगे। अर्थव्यवस्था देखेंगे इनके टाइम की, धर्म व्यवस्था देखेंगे, साहित्य देखेंगे इनके टाइम के। तो सब मैं करा दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब करा दूंगा थोड़ा बहुत। इनके टाइम की जो रचनाएं हैं, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ये मुद्रा राक्षस हो गया, देवी गुप्तम हो गया, मृच्छकटिकम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं इनके टाइम की हैं। ऐसी लगभग 7-8 रचनाएं हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, वो लिखवाऊंगा, आपको चार्ट बनवा दूंगा। तो फिलहाल आप इतने पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अब चालू करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ताज वंश, गुप्ताज डायनेसिटी? आपका घटोत्कच गुप्त जो है, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? गुप्त वंश का संस्थापक, आप लोग आंसर करिएगा। देखो, गुप्त वंश का संस्थापक अभी हमने देखा, संस्थापक पूछेगा तब आप आंसर करेंगे श्रीगुप्त, और आपसे वास्तविक संस्थापक पूछ लेगा, तब आप क्या आंसर करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आंसर करेंगे। देखिए, आपको प्राचीन इतिहास थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि प्राचीन इतिहास थोड़ा टफ है, जैसे जैसे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में प्राचीन इतिहास कम पढ़ा है। अब जैसे जैसे हम अपने मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में आएंगे, आपको बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो बस आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको बहुत मजा आएगा क्लास में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो देखिए, अभी मैंने आपको कराया, किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे।
अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? किसने? आंसर करिएगा, आंसर करिएगा आप लोग। क्या श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त थे, घटोत्कच थे, समुद्रगुप्त थे? तो सबसे पहले जो किसी ने अगर किया है तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की है। अब देखा, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, अभी बाहुबली आई थी, उसमें क्या कहते हैं, काल के संहारक। तो ऐसे जो जिस चीज से उनका जुड़ाव होता था या जो भी उनके से जुड़ा मामला होता था, तो वो उसी हिसाब से उनको उपाधियां मिल जाती थी, उसी हिसाब से उन्हें उपाधियां मिल जाती थी। मंदिर निर्माण कला, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, शैंधव काल में? आप लोग आंसर करिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मंदिर निर्माण कला। ऑब्वियस सी बात है, गुप्त काल में। अब ये मैं आपको जब धार्मिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा गुप्त काल की, तब आपको वहां पे ये चीज समझ में आएगा, तब वहां पे ये चीज बिल्कुल पॉइंट क्लियर होगा कि इन्होंने क्यों इनको ऐसा बोला जा रहा है। गुप्त काल, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? भानुगुप्त थे, बाणभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, इनमें से कोई नहीं। हमारे भारत में आज से पहले बहुत सारे खगोल वैज्ञानिक हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, बहुत तगड़े तगड़े, बहुत कमाल के। तो अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो एक बार उनके बारे में जानकारी भी लीजिए। और वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट साहब एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, और ये गुप्त शासन के दौरान, ये चीज आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, गुप्त शासन के दौरान गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी, संस्कृत थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। आप लोग आंसर करिएगा। पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी, संस्कृत थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा। तो गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत विल बी योर राइट आंसर, संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन बोला है? मैंने ये पॉइंट आपको नहीं बताया, चलो मैं बता देता हूँ, लिख लो, अभी मैं यही बता देता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं एक महान शासक की जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, उसको V.A. स्मिथ ने क्या बोला है? V.A. स्मिथ ने बोला है इन्हें भारत का नेपोलियन। और आपको पता है नेपोलियन जिसका सपना था पूरी दुनिया पे शासन करने का,
ऐसे ही भारत में बहुत महत्वाकांक्षी शासक हुआ था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, डी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का। कुमारगुप्त था, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था या चंद्रगुप्त था? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका है? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो आप लोग आंसर करिएगा। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? आपका राइट आंसर होगा कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य आपका राइट आंसर होगा। कला एवं स्थापत्य। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? अजंता कलाकृति क्या होगा आपका राइट आंसर? गुप्त काल से। इनके बारे में भी कल देखेंगे, जो थ्योरी में आपको समझाऊंगा। गुप्त काल से अजंता कलाकृतियों का संबंध है, तभी तो इसको बोला जा रहा है। तभी तो देखो आप, कला एवं स्थापत्य के लिए फेमस था। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? अब कालिदास के बारे में तो आप जानते ही हैं, कितने विद्वान कवि थे कालिदास। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जी किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्ष के? तो जो कालिदास थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके जो है राज कवि थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, वैष्णव मत या शैव मत? ये तो मत हैं, माफ करिएगा, धर्म नहीं है ये। अजंता का संबंध किससे है? अजंता चित्रकारी। तो अजंता चित्रकारी का संबंध बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कहां पे? कांची में, तक्षशिला में, नालंदा में, वल्लभी में? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो कहां था?
वो कौन सा था? नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय। और तक्षशिला किसके टाइम में फेमस था? तो मौर्यों के समय। एरण अभिलेख, अभी मैंने बताया था आपको, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से? एरण अभिलेख। ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त? आंसर करिएगा। एरण अभिलेख का संबंध पूछ रहा है। एक तो समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख पाया गया है, और यहां आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो ये भानुगुप्त होगा, आपका राइट आंसर होगा भानुगुप्त। भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख से मिलता है, उसमें ये मिलता है गोप, इनका जो एक कोई सेनापति था जिसका नाम था गोपराज, उसकी मृत्यु पर उसकी पति के सती होने का उल्लेख है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। तो एरण अभिलेख भी भानुगुप्त वाला है, भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं, भानुगुप्त अभिलेख। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम। मैंने बोला था कल बताऊंगा आपको, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि फाहियान आया, क्या हुआ, कहाँ का यात्री था, पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, मौर्य काल का, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो आपका राइट आंसर होगा डी, गुप्त काल। यह आपकी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग बोला जाता है, गोल्डन एज। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? चलो आ ही गया है तो मैं बता देता हूं, चाइना का। मैंने सोचा कल आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन जो द्वितीय है, ये वाकटाक वाकाटक वाकाटक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? मैंने आपको अभी बताया था, किसको कविराज की उपाधि दी गई है? संगीत प्रेमी भी बोला गया था, वीणा वादन उसके सिक्कों पे था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त और किस किस नाम से जाना गया था? इनकी उपाधियां और कौन कौन सी थी? तो पराक्रमांक, सब ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है। अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कर्ता। और मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बताई थी, तो उसमें से एक तो हो गया आपका, एक क्या हो गया? परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत की उपाधि। और दूसरा कविराज। इन दो को ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया है? कौहम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर लेख।
तो कहोम स्तंभ लेख में इन्हें शक्रोप्रम कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपके विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, उपयुक्त सभी। तो चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि तब का हासिल की है, धारण की है, शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद शकों को भारत में बहुत बुरी तरह से मार भगाया था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? शिव हैं, विष्णु हैं, बुद्ध हैं या सूर्य हैं? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता ये आपके विष्णु होंगे। विष्णु होंगे आपके। सात वाहन टाइप में आप शायद शिव देख रहे थे, बाकी विष्णु होंगे यहाँ पे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? विक्रमादित्य ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो उन्होंने हुड़ों को तो परास्त नहीं किया था, शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद सी होगा आपका राइट आंसर। सी होगा आपका राइट आंसर। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी, सप्तम सदी, तृतीय सदी, द्वितीय सदी? तो ये हुआ है आपका चतुर्थ सदी। 4th सेंचुरी में आपका मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फाहियान और हेनसांग ने डैश डैश के राज्यों को देखा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे यात्री मैं लास्ट में करा दूंगा। एक दिन मैं आपकी एक संडे स्पेशल क्लास लूंगा, उसमें जो भी आपकी यात्री हैं इनको एक दिन में करा दूंगा, तो आप अच्छे से इनको कोप अप कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा संडे को आपको आपकी क्लास ना करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूं। तो आप लोग क्या करिएगा, नेक्स्ट टाइम से संडे को जरूर, मान लो कोई क्लास आपसे छूट जाती है तो आप उसको बाद में देखिए, पर आपको संडे की क्लास जरूर देखनी है। संडे क्लास क्या होता है, कई बार क्लास में जब फ्लो होता है तो कुछ अगर एक किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देनी हो तो कई बार नहीं दे मिलती है। तो जो भी हमें लगेगा, या फिर कई एक किसी कोने में एक दूसरे कोने में है, अलग अलग जो है एक फ्लो के साथ चल रहे हैं तो फ्लो टूट जाता है। तो क्या है कि जब हम वहाँ पे बताएंगे तो वहाँ पे सारे यात्री, फिर किस यात्री से क्या जुड़ा था, किस यात्री ने क्या बताया, कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है, वो एक जगह पे बता दूंगा। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। याद करने का तो मैं कभी फेवर नहीं करता। तो फायान आपके आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में, और आपके हेनसांग किसके टाइम में आया था? ये हर्षवर्धन के टाइम में। और कभी आप फायान और हेनसांग में कंफ्यूज होइएगा तो आप इतना याद रखिएगा, हेनसांग कब आया था? हा से हेन, हा से हर्ष, हा से हेन, हा से हर्ष। हे हा मतलब एच इसमें भी आ रहा है ना, एच इसमें भी आ रहा है, और एच मेरे नाम में भी आ रहा है हर्ष। तो आप यहां से याद रखिएगा इसको, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद रखा था। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता था फायान और हेनसांग में पहले। तो यह ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आप अपने निमोनिक्स खुद बना सकते हैं। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नौरतन में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो धन्वंतरी जी हमें पता है कि हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में एक नौरतन में शामिल थे, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बहुत आयुर्वेदा में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है धन्वंतरी जी का। इनकी काफ़ी पुस्तकें हैं जो आज भी वर्ल्ड मेडिसिन के लिए मतलब रास्ता दिखाने का काम करती हैं। दुनिया में जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उनमें धन्वंतरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, या इनमें से कोई नहीं?
तो राजा का शासन होता था, राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली, ये भी बताऊंगा कल मैं आपको। फायान द्वारा रचित ग्रंथ, फोको फोकुओ की फोको ओ की फोकुओ की निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता, बौद्ध राज्यों का विवरण नहीं मिलता, गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण नहीं मिलता, या बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का विवरण नहीं मिलता फायान के रचित ग्रंथ में। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता, बौद्ध राज्यों का विवरण मिलता है, मतलब गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों का, स्तूपों का एवं विहारों का मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे जो इनका बढ़िया मंदिर बना है, इनके वहां जो स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है वो कौन सा है? भीतर गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला, तो ये है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपका गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर? प्रयाग में, बौद्ध गया में, कुशीनगर में, अमरावती में। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। प्रयाग है, बोध गया है, कुशीनगर है, अमरावती है। तो आपका राइट आंसर होगा बोध गया। देखो, बोध गया आपका होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो अभी सभी लोग कमेंट में बताइए आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए। 30 में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए, एक बार कमेंट में बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छा, एक दो बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो हम सभी से बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। क्या है कि थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण अभी रेस्ट चल रहा है, और उस चक्कर में आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं जब मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग का नुकसान ना हो, आपको क्लासेस मिलती रहे थोड़ी बहुत। थोड़ा सा आप इस समय थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, और जैसे ही सब कुछ सही होता है आपकी क्लासेस बिल्कुल टाइम पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। बाकी क्लासेस मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मिलती रहें, तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा सहयोग करिए। ताकि आप लोग मॉर्निंग में जो सुबह साइंस की क्लास होती है 9:30 बजे से, उससे भी जुड़िए। जो लोग उस क्लास को नहीं देख रहे हैं उसको भी देखेंगे। और मैं फिर बताऊंगा, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया और जो मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ आपने उसको ध्यान दे लिया, तो आप यकीन मानिए आप कोई भी वनडे एग्जाम में नहीं फंसेंगे। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर आएगा ही नहीं कुछ। तो ये मेरा दावा है आपसे। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।